लॉकडाउन चल रहा है, स्कूलें हैं वो लगभग फेल हो चुकी हैं या बंद हो चुकी हैं या गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया है। ठीक है, अभी सभी बच्चों की पढ़ाई का बेहतरीन नुकसान हो रहा है, टीचर्स की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। हम भी आगे के जो कोर्सेज हैं या जो कंपटीशन की तैयारी है वो करने में असमर्थ हैं। कैसे करें, क्या करें? आर्थिक स्थिति पूरी ख़राब हो चुकी है पूरे देश की। ठीक है, घर में परेशानियां पैदा हो चुकी है सभी। अभी हमारे पास जो टीचर्स हैं उनके पास तो ऑलरेडी क्वालिफिकेशन है, वो तो ऑलरेडी ही मतलब क्वालिफाइड है, उनके पास तो डिग्री है। वो तो आज नहीं तो 5 साल बाद या 10 साल बाद, ठीक है, मेहनत करेंगे तो उनका तो नॉलेज बढ़ता जाएगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे फिलहाल 12th में हैं या जो 11th में हैं, ठीक है, या जो 10th पास आउट किए, वो जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही है स्कूल की वो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको क्या नुकसान होगा ये समय बताएगा। वक्त जो है वक्त वो आपको बताएगा। आपको इस नुकसान की भरपाई 100% करनी पड़ेगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेने में असमर्थ हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका खामियाजा आपको निकट भविष्य में 100% भुगतना पड़ेगा। आज अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आपको ये बात 5 साल बाद, 6 साल बाद या आगे भविष्य में समझ में आ जाएगी। लेकिन ये क्लियर है कि इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा निकट भविष्य में। सरकार सिर्फ आपकी जान बचाने के पक्ष में है। वो ये चाहती है कि भाई बच्चे हैं वो जिंदा रहें, कोविड-19 से और बीमार होके उनकी डेथ नहीं हो जाए, बस उसको सिर्फ इस बात से मतलब है। बाकी पेरेंट्स और जो स्टूडेंट हैं उनको क्या नुकसान होगा निकट भविष्य में वो वक्त बताएगा। आज आपको लग रहा है कि भाई सब मज़े हो रहे हैं, क्लासेस बंद हैं, ठीक है, स्कूलें बंद हैं, मज़े हो रहे हैं। लोगों ने सिलेबस कर लिया 12th का, 11th का लोग आधी 11th कर चुके हैं। ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेज हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट के पास, और कोचिंग वालों के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। घर घर जाके एक एक बच्चे को कोई नहीं पढ़ा सकता, ना ही कोई सक्षम है पढ़ाने के लिए, ना ही बच्चा पढ़ना चाहता है। खेत में लावनी है, आती रहेगी जाती रहेगी, सब कुछ वैसा का वैसा हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, स्कूल लगती तब लावनी कौन करता? तभी तो कोई ना कोई तो लावनी करने जाता खेत में। वही सिचुएशन अब है। अब आप खेत में जा रहे हो, अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए, घर वालों की मदद करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में अपनी जो पढ़ाई है उसको भी निरंतर जारी रखो। आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये आपका कितना नुकसान हुआ। ठीक है, ये एक मैसेज है मेरा सभी उन स्टूडेंट के पास जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। कमज़ोर है या इंटेलिजेंट है वो बात की बात है। जो इंटेलिजेंट है उसका तो नुकसान हो ही नहीं रहा है, उसका नुकसान तो हो रहा है कि भाई वो क्लास नहीं लेगा तो उसका नुकसान तो 100% होगा। ठीक है, लेकिन जो कमज़ोर है वो कुछ आगे चलता, उसका निकट भविष्य में कुछ वो सोचता कि भाई मैं कोई फौज की तैयारी कर लूँ या और कुछ कर लूँ, अब वो असमर्थ है, अब वो एकदम साफ है, वो उसका लेवल 0 हो चुका है। कमज़ोर स्टूडेंट यदि क्लास नहीं ले रहा है उसका लेवल अब बिल्कुल 0 हो चुका है, 100% 0 हो चुका है। वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, उसका लेवल अब वो आ चुका है। फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि उसका लेवल है वो वहाँ तक वो पहुँच चुका है। ठीक है, अब वो 0 से स्टार्ट करेगा। इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो यदि ओवर इंटेलिजेंट बन गए हैं घर पे रह के, उनका भी दिमाग ख़राब हो गया है। आज नहीं तो कल आपको ये बात समझ में आ जाएगी। इससे हमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान टोटली आपको होगा। जैसे देसी दवाई होती है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वो असर तो करती हैं, ठीक है ना, उनका रिजल्ट भी अच्छा आता है, लेकिन वो असर धीरे धीरे करती हैं। और एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो असर तो अथमात करती हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता। इसके 2 कारण हैं। यदि आप रेगुलर धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हो तो आपको इसका फ़ायदा निकट भविष्य में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और आपने यदि वीडियो चला के छोड़ दिया, पढ़ने से आपको मतलब नहीं है, ना ही आपने नोट्स बनाए, जल्दबाजी में सारा काम कर लिया, तो एक बार तो आप हमारी नज़रों में अच्छे बन जाओगे कि भाई ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन निकट भविष्य में आपको कितना नुकसान होगा वो आप देख लो। तो सभी से मेरा पुनः ये मतलब एक निवेदन है, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करो, कोई नुकसान नहीं है आपको, इसका कोई नुकसान नहीं होगा।
अब ये वीडियो देखो आगे का, आगे की जो क्लास है उसका वीडियो देखें सभी। नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा का जो समीकरण था वो हम लोगों ने व्युत्पन्न कर लिया था। आज परिणामी सदिश आर वेक्टर की जो दिशा है अल्फा, अल्फा का मान ज्ञात करेंगे। तो अल्फा एक तरीके से कोण है, अल्फा जो है वो एक तरीके से कोण ही है, ध्यान रखना। तो अल्फा का मान ज्ञात करेंगे आज, जिसमें ये पी वेक्टर वाली जो टर्म है ये भी काम में आ जाए और क्यू वेक्टर वाली जो टर्म है वो भी काम में आए। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ परिणामी सदिश की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी सदिश की दिशा। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है कि परिणामी सदिश की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो हेडिंग डाल ली परिणामी सदिश की दिशा। ठीक है, तो अब ये त्रिभुज काम में लेंगे ओ एन और बी। हाँ, तो इसके नीचे लिखना समकोण त्रिभुज। अगर इस टॉपिक में ये डायग्राम बनाओ तो बना सकते हो, वरना डायग्राम ऊपर है। ठीक है, तो हेडिंग के नीचे या तो डायग्राम बना लो या साइड में लिख लो और साइड में डायग्राम बना लो। ठीक है, या इधर डायग्राम बना लो इधर लिख लो, नोटबुक में जो नोट्स की बुक है उसमें। ठीक है, हाँ, तो समकोण त्रिभुज ओ एन बी में टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। ध्यान रखना इस लाइन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, ओ से डायरेक्ट एंड फिर बी सी जो लाइन है इसको मैं कट मान रहा हूं, इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। ठीक है, तो त्रिभुज ओ एन भी ले रहा हूं मैं, त्रिभुज ओ सी बी नहीं ले रहा हूं। ध्यान रखना सी का कोई महत्व नहीं है, एन की वैल्यू जो है एन वाला पॉइंट है ये डायरेक्ट काम में ले रहे हैं। लंब बट्टा आधार, लंब क्या है बी एन और आधार क्या है ओ एन। ठीक है, तब टेन अल्फा इज इक्वल टू बी एन की वैल्यू क्या है, क्यू साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू क्या है ओ एन की पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये वैल्यू आएगी अपने पास टेन अल्फा की। ठीक है, या अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स, इनवर्स का मतलब है कि टेन नीचे आएगा बट्टा में, ऊपर जाएगा तो इसकी घात माइनस में आएगी। जैसे सपोज करो टेन थीटा बराबर 1/2 है। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 1/2/10। ठीक है, 10 के ऊपर पावर कितनी है 1। अब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में नहीं होगी क्या, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो इसको ऊपर जो -1 घात आती है इसको इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स। ठीक है ना, इसको इनवर्स बोलते हैं, 10 की पावर -1। अब यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे इसकी जगह क्या है, ये पूरी समीकरण क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। ये अल्फा जो है ये दिशा आ गई। ठीक है, अल्फा जो है वो दिशा आ गई। अगर अल्फा का मान 90 डिग्री हो तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पे 90 डिग्री कोण पे हो जाएगा। 180 डिग्री हो तो ये यहाँ आ जाएगा। अब आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का कोण कितना है, अल्फा। ठीक है ना, अल्फा क्या है, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का कोण, जो आपको परिणामी सदिश आर की दिशा बताता है। ठीक है, यहां तक फटाफट नोट कर लो। अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा। लिख लिया सभी ने, चलो इसके नीचे लिखो, अल्फा के नीचे लिखो यह परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा, यह परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा है, यह परिणामी सदिश आर वेक्टर की दिशा है। ठीक है, अब डालो हेडिंग विशेष स्थितियां। अब इसकी विशेष स्थिति ज्ञात करेंगे, विशेष स्थितियां।
नेक्स्ट हेडिंग डालो, विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियों में 1 नंबर ब्लैक पेन से लिख लेना, 1 नंबर लिख लेना, जब पी वेक्टर व क्यू वेक्टर एक ही दिशा जब पी वेक्टर व क्यू वेक्टर एक ही दिशा में हो, जब पी वेक्टर क्यू वेक्टर एक ही दिशा में हो, ठीक है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री। इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा? थीटा बराबर 0 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये तो हो गया आपका पी वेक्टर, ये हो गया आपका पी वेक्टर, क्यू वेक्टर जो ऊपर था वो इसी दिशा में हो गया, ये हो गया आपका क्यू वेक्टर। एंगल कितना हो गया? थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? इसका जो है वो परिणामी सदिश ज्ञात करेंगे, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। हाँ, तब परिणामी सदिश, परिणामी सदिश क्या हो जाएगा? परिणामी सदिश r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस कितना? 0 डिग्री। थीटा की जगह कितना आएगा? 0 डिग्री। अंडर रूट है तो ऊपर अंडर रूट आ गया। r इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 0 का मान 1, साइन 0 का 0 होता है, कोस 0 का मान कितना होता है? 1, ठीक है। या r स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर स्क्वायर आएगा तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट, या r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, r इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। ये अपने पास r की वैल्यू आएगी जब दोनों एक दूसरे मतलब समान दिशा में हो, दोनों एक दिशा में हो तो r की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके और ये पूरा लिख लेना, ठीक है। अब देखो ठीक है, अब इसी प्रकार इसी टॉपिक में क्या लिखोगे? 1 नंबर में इसी प्रकार परिणामी सदिश की दिशा, ठीक है। दिशा क्या होती है? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा, क्यों? पी प्लस क्यू कोस थीटा, ठीक है। हाँ, ये इसकी दिशा होती है। अब इस समीकरण में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ थीटा का मान रखना है बस। तो थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन 0 डिग्री अपॉन पी प्लस क्यू कोस 0 डिग्री, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0, ठीक है। तो चूंकि साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तब अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू इंटू 0 अपॉन पी प्लस 1, ठीक है, या टेन इनवर्स 0 अपॉन टेन इनवर्स 0 आएगा, टेन इनवर्स 0, ठीक है, या
अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो मान टेन जीरो का होता है, ठीक है ना, जीरो वैल्यू टेन जीरो की होती है, क्योंकि टेन जीरो डिग्री इज इक्वल टू शून्य। टेन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। तो यहाँ पे जीरो की जगह मैंने क्या लिख दिया? टेन जीरो लिख दिया। भाई जीरो के बराबर टेन जीरो में लिख सकता हूं जब साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब एक की जगह मैं कभी भी साइन 90 पुट कर सकता हूं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। एक का मान साइन 90 होता है, इसको मैं लिख सकता हूं कहीं भी, ठीक है ना। अब 10 माइनस 1 10 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल, क्योंकि इसके ऊपर 10 माइनस 1 है, इसके ऊपर 10 प्लस 1 है, ये पावर कैंसिल होगी। तो अल्फा का मान क्या हो गया? 0 डिग्री। अल्फा का मान क्या हो गया? 0 डिग्री। मतलब तीनों एक ही दिशा में होंगे, पी वेक्टर, क्यू वेक्टर और आर वेक्टर तीनों एक ही दिशा में होंगे। अल्फा का मान 0 हो गया, मतलब जो आर वेक्टर अल्फा कोण पे था अब वो खिसक के यहां आ गया, पी की दिशा में आ गया आर वेक्टर, ठीक है। दोनों तीनों मतलब पी क्यू और आर तीनों एक दिशा में हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे? अर्थात पी क्यू व आर तीनों समान दिशा, क्वेश्चन में लिखो 0 डिग्री कोण पर होंगे, 0 डिग्री कोण पर होंगे, ये लिखना है आपको। लिख लिया सभी ने? लिख लो फटाफट इसको। ठीक है, ये 0 डिग्री की बात हो गई। अब परपेंडिकुलर करेंगे कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हो। दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो दो नंबर में क्या लिखोगे? जब पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर लंबवत हो। दोनों में लिखोगे विशेष स्थिति में कि जब पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर लंबवत हो, लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका पी वेक्टर, और यहां पे हो जाएगा आपका क्यू वेक्टर। इस तरीके से कर लो इसको। तो मान लो आप अपना क्यू वेक्टर और इसको मान लो आप पी वेक्टर, और एंगल क्या हो गया? थीटा बराबर 90 डिग्री। दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है मैंने, जरूरी नहीं है कि यही डायग्राम सही हो, ठीक है ना। ये डायग्राम डिफरेंट हो सकता है। ये परपेंडिकुलर दोनों लंबवत हैं तो इनकी दिशा है वो भी इस साइड में ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ, दोनों के बीच में कोण थीटा बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। किस तरीके से परपेंडिकुलर हैं ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब आपका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस आर स्क्वायर लिख दूं इधर, क्योंकि इधर स्क्वायर लिखेंगे तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा। कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 90 इज इक्वल टू 0, तब आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इंटू 0, या आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, आगे 0 हो गया, या आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट। ये अपने पास आर की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आर की वैल्यू आएगी जब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हों, इस सिचुएशन में।
सभी बच्चे नोट्स लिखें, ध्यान रखना इस बात का। ऑफलाइन क्लासेज जब भी शुरू होगी तो कोशिश करेंगे कि नए बच्चे जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ले ली वो बच्चे नोट्स नहीं लिखें, क्योंकि मैंने उनको नोट्स लिखवा दिए हैं। तो कोशिश करेंगे कि जो बच्चे नए आएंगे उनको फोटोकॉपी दे देंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की, ताकि अपना टाइम बच जाए। 11th का सिलेबस जल्दी हो, फिर 12th का स्टार्ट कर दें 11th का कंप्लीट करके। और यदि आप बोलोगे कि सर हमें बोल बोल के लिखवाओ ऑफलाइन क्लास में, तो नए बच्चों को दोबारा लिख लेंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको नोट्स दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास नोट्स हैं, वो उनका रिविजन चलता रहेगा। ठीक है, वो कॉम्बिनेशन की बात होती है आपके और हमारे बीच में, वो उस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। अब अल्फा की वैल्यू, दिशा क्या हो जाएगी, चलो दिशा निकालते हैं। इसी प्रकार परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा क्या हो जाएगी, tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा। चलो अल्फा लिख देता हूँ डायरेक्ट, सीधा अल्फा लिख देते हैं। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1। चूंकि साइन 90 इक्वल टू 1 और कोस 90 इक्वल टू 0, तब आपका अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू बटा पी। क्यों, इसकी जगह बनाएगा गुणा में, इसकी जगह 0 होगा, तो ये क्यू वाला पद नीचे 0 जाएगा। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स क्यू बटा पी। लिख लो सभी यहाँ तक, तब तक मैं मार्कर में शेड डाल लेता हूँ। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आगे कंपटीशन की दृष्टि से अगर इसको देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, 3 नंबर, जब पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 नंबर पॉइंट क्या लिखोगे, 3 नंबर पॉइंट कि जब पी वेक्टर व क्यू वेक्टर परस्पर विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, तब परिणामी सदिश क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस 180 डिग्री। कोस 180 की वैल्यू होती है -1, ध्यान रखना, कोस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तब अपना आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इंटू -1, 2p क्यू इंटू -1, या आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू। अब ये देखो, ये वैल्यू किसकी बन रही है, ये फॉर्मूला बन रहा है p माइनस क्यू के होल स्क्वायर का। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, सेम रहेगा फर्स्ट पार्ट जैसा, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अंडर रूट या आर इक्वल टू पी माइनस क्यू।
R इक्वल टू P माइनस Q। लिख लिया सभी ने? ठीक है, अब इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक के लिख लेना। ठीक है, इसी प्रकार परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश की दिशा क्या हो जाएगी अपने? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू साइन 180 डिग्री अपॉन P प्लस क्यू कोस 180 डिग्री। क्यों? ये वैल्यू रहेगी अपने पास। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 180 इक्वल टू 0। कोस 180 माइनस 1 होती है, कोस 180 इक्वल टू -1। तब अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स क्यू इंटू 0 अपॉन P प्लस क्यू इंटू -1। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी? टेन इनवर्स 0। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं? टेन इनवर्स टेन 0 डिग्री। टेन इनवर्स टेन 0, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0 डिग्री। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 0 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग अल्फा की वैल्यू 0 आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0। लेकिन यहां पे दो बातें आपको देखनी पड़ेंगी। इसमें अगर डायरेक्शन का पोर्शन आप लिखो, इसमें जो परिणामी सदिश वाला पार्ट था इससे ऊपर, दिशा से ऊपर, वहां यदि डायग्राम बनाओ तो आप ऐसे बनाओगे डायग्राम। ये तो होगा P वेक्टर और ये हो जाएगा आपका Q वेक्टर। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना लेना, कहीं भी बना लेना। इस पोर्शन में अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री आई है। इसका तात्पर्य क्या है कि जब अल्फा का मान 0 डिग्री हो तब तो P का मान होगा ज्यादा। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लेना, अतः स्पष्ट है कि जब अल्फा बराबर 0 डिग्री तब P का मान Q से ज्यादा होगा। जब अल्फा का मान 0 डिग्री होगा तब P का मान Q से ज्यादा होगा, और जब अल्फा का मान 180 होगा तब Q का मान P से ज्यादा होगा। यह विशेष ध्यान रखना। ठीक है, और जब अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री तब Q ग्रेटर देन P। इस सिचुएशन में Q का मान जो है वो P से ज्यादा होगा। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखनी आपको ये बातें। 3 पार्ट अपन ने कर लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से इस वीडियो को देखना, समझना। ठीक है, और एकदम ध्यान से आपको ये वीडियो पढ़ना है, उसके बाद में न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। वरना फिजिक्स में जो आंशिक प्रश्न होते हैं वो बच्चों को जल्दी से समझ में नहीं आते। विशेष ध्यान रखनी है आपको ये बात। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर कर दें सभी स्टूडेंट्स के पास। थैंक यू।